नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जाना गर्व की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए। भारत ने फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान की विशेष भूमिका को स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी के एफएम केंद्र के 10 किलोवाट क्षमता वाले 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के तंजावुर में कालीमेडु में आज तड़के बिजली का करंट लगने से 11 लोगों की मृत्यु। सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त किया। म्यांमार की सैन्य अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 5 साल की सजा सुनाई। श्रीलंका में आवश्यक आयात के भुगतान के लिए विश्व बैंक $60 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में मैंगलोर विश्वविद्यालय की एन मारिया ने 87 किलोग्राम भारोत्तोलन में क्लीन एंड जर्क में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, मिजोरम की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने घोषणा की थी, मैं हूं उत्तर के वीर शासक लाल साउंगा की पुत्री जो विदेशी शासकों के सामने कभी समर्पण नहीं करेगी। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिजो सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाली महिला बन गई। आकाशवाणी समाचार को देश भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं नासिक महाराष्ट्र के स्टेट बैंक पैथ नाका पंचवटी के कीर्तिलाल साखला। अमृत महोत्सव क्विज में मेरा सिलेक्शन करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो के सभी प्रोग्राम नियमित रूप से सुनते रहे, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का मैं सभी प्रोग्राम सुनते रहता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो का नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसका आप नियमित रूप से लाभ लें, यही सभी श्रोताओं से गुजारिश है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 2 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके सुझावों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना
हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि कोविड से निपटने में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 188 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 21,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस अवधि में लगभग 3,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 16,000 से अधिक संक्रमित लोगों का उपचार किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और फिजी के बीच संबंध मानव सेवा की साझा विरासत पर आधारित है। फिजी में आज श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत को फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान का अवसर मिलता रहा है। हमारे रिश्ते आपसी सम्मान, सहयोग और हमारे लोगों के मजबूत आपसी संबंधों पर टिके हैं। भारत का ये सौभाग्य है कि हमें फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका निभाने, योगदान करने का अवसर मिलता रहा है। बीते दशकों में भारत फिजी के रिश्ते हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल न केवल फिजी में बल्कि पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का एक अनूठा अस्पताल है। प्रधानमंत्री कल असम का दौरा करेंगे। वे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन संपूर्ण क्षेत्र में शांति पहलों को सुदृढ़ता प्रदान करेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री की इस वर्ष ये पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। वे वहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भेंट करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में आकाशवाणी के एफएम केंद्र का 10 किलोवाट क्षमता के ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। ट्रांसमीटर के टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि वे नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलें और समाचारों का संकलन जिम्मेदारी से करें। आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचने के तुरंत बाद श्री नायडू ने प्रसारण में विशेष भाषण दिया और एफएम टावर नेल्लौर वासियों को समर्पित किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जिस समय वे सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उस समय उन्होंने नेल्लौर आकाशवाणी की नींव रखी थी और आज इस स्टेशन से कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। बाद में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में रेडियो की अहम भूमिका होती है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 1 लाख से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार को किसानों से प्रीमियम राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा फसलों में नुकसान के दावों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि मजबूत होगी तो देश सुदृढ़ होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए। भारत ने फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान की विशेष भूमिका को स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में आकाशवाणी एफएम केंद्र के 10 किलोवाट क्षमता वाले 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कालीमेडू में आज तड़के बिजली का करंट लगने से 11 लोगों की मृत्यु। सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के सिफारिशी कोटे को समाप्त किया। म्यांमा की सैन्य अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को 5 साल की सजा सुनाई। श्रीलंका में आवश्यक आयात के भुगतान के लिए विश्व बैंक $60 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में मैंगलोर विश्वविद्यालय की एन मारिया ने 87 किलोग्राम भारोत्तोलन में क्लीन एंड जर्क में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। तमिलनाडु में आज तड़के बिजली का करंट लगने की घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना तंजावुर जिले के कालीमेडू में उस समय हुई जब अपार मंदिर की एक कार उच्च क्षमता के बिजली के तार के संपर्क में आ गई। ये कार मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा में शामिल थे। इस घटना में 16 अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि घायलों को तंजावुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज सुबह राज्य विधानसभा में इस हादसे की जानकारी दी। श्री स्टालिन ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सांत्वना राशि दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि वे आज घटनास्थल का दौरा करेंगे और प्रभावित परिवारों तथा अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंजावुर दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के दिशा निर्देशानुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सांसद कोटे सहित प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्रवाई के एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार का ये आदेश आया है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम महात्मा गांधी के सहयोगी मणिभाई भीमबाई देसाई का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1920 को गुजरात के सूरत में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में रहना पड़ा। में महात्मा गांधी ने मणिभाई देसाई को पुणे के निकट स्थित उर्ली कंचन भेजा। उन्होंने ग्रामीण लोगों के हित में कई पहल की और उनको बढ़ावा दिया। इनमें सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना, उर्ली कंचन में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य के साथ ग्रामीण स्कूल और संयुक्त सहकारी कृषि सोसाइटी की स्थापना शामिल है। भारत सरकार ने देसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया। 14 नवंबर 1993 को पुणे में उनका निधन हो गया। उन्होंने जिन संस्थानों की स्थापना की वो लगातार राष्ट्र और लोगों की सेवा में आज भी संलग्न हैं। इस महान गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी अंजना देवी चौधरी को याद कर रहे हैं। उनका निधन 27 अप्रैल 1981 को हुआ। उन्होंने अपने पति स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर राजपूताना रियासतों की सामंती नीतियों से लड़ाई लड़ी। 1920 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से अंजना देवी ने गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हितों के लिए काम किया। अंजना देवी ने 1921 से 1924 तक मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं में राजनैतिक चेतना जगाई। उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य और सत्याग्रह भी किया। बाद में अंजना देवी ने बिजोलिया में 500 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया और गिरफ्तार किसानों को रिहा कराया। 1932 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल भेजा गया। वो 1930 के दशक में डूंगरपुर रियासत के भीलों की सेवा में समर्पित रहीं। वो 1939 से 1942 तक सेवाग्राम आश्रम में रहीं और महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में शामिल हुईं। अंजना देवी 5 साल तक भारत सेवक समाज के महिला सूचना विभाग के संचालन में भी व्यस्त रहीं। उन्होंने जीवन भर जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को
समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज सुधारक टी.के. माधवन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 27 अप्रैल 1930 को हुआ था। माधवन का जन्म 2 सितंबर 1884 को केरल के कार्तिकापल्ली में हुआ था। वे समाज सुधार आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रहे और 1915 में उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र देशाभिमानी का प्रकाशन शुरू किया। 1918 में उन्होंने जाति और समुदाय से परे सभी लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश और उपासना के अधिकार की मांग को लेकर त्रावणकोर की विधायी परिषद श्री मूलम प्रजा सभा में प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में पेश किया गया। शोषित वर्गों को वायकॉम महादेव मंदिर के सामने की सड़क पर आने जाने का अधिकार दिलाने के लिए 1924 में माधवन, के केलप्पन और के.पी. मेनन के नेतृत्व में वायकॉम सत्याग्रह की शुरुआत हुई। माधवन और के.पी. मेनन को गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। अंततः त्रावणकोर के महाराजा सभी वर्ग के लोगों के लिए रास्ता खोलने पर सहमत हो गए। हालांकि माधवन को मंदिर में सबके प्रवेश के लिए अपना संघर्ष जारी रखना पड़ा। वो तिरुनेलवेली में गांधी जी से मिले और उनसे वायकॉम आने का आग्रह किया। 46 वर्ष की उम्र में अपनी आवास पर माधवन का निधन हो गया। अंतिम सांस तक वे वंचितों के लिए लड़ते रहे। महान समाज सेवी पी.के. माधवन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने आज अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने यह खबर दी है। सूची के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 मुकदमे चल रहे हैं। विश्व बैंक श्रीलंका को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $60 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया विभाग ने कल जारी एक बयान में कहा कि विश्व बैंक जल्द ही $40 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी करेगा। बयान के अनुसार विश्व बैंक ने कहा है कि वो वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने में श्रीलंका को सहायता जारी रखेगा। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में आज मैंगलोर विश्वविद्यालय की एन मारिया ने कुल 230 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारोत्तोलन की 87 किलोग्राम भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में अब तक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 129 किलोग्राम भार उठाकर मनप्रीत कौर के 128 किलोग्राम भार के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को।
का नाम लेते ही आंखों के सामने एक सजीले बांके नौजवान का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। विनोद खन्ना बॉलीवुड के उन गिने चुने अभिनेताओं में थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलेन के रूप में की और बाद में नायक के रूप में स्थापित हो गए। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 में देश के बंटवारे के बाद इनका परिवार मुंबई आ गया। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से की। 1968 से 1971 के बीच रिलीज हुई पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना मस्ताना और मेरा गांव मेरा देश फिल्मों में निभाए इनके नकारात्मक किरदार लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। सन 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में विनोद खन्ना को लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने गुलजार की अचानक और मेरे अपने में काम किया। ये सभी फिल्में कामयाब रहीं। विनोद खन्ना के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब इनकी रुचि अध्यात्म की तरफ हो गई और वे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए कट गए, लेकिन 1987 में वे पुनः फिल्मों में लौट आए। 1997 में विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और 1999 और 2002 में पंजाब के गुरदासपुर से सांसद रहे। 1975 में फिल्म हाथ की सफाई में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इनके अलावा 2005 में स्टार डस्ट की ओर से उन्हें रोल मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में इन्हें देश का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। विनोद खन्ना अपने अंतिम समय में कैंसर के शिकार हो गए और अंत में 27 अप्रैल 2017 को इनका देहांत हो गया। नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि देश के आकांक्षी जिलों ने पिछले 4 वर्षों में प्रमुख विकास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इन जिलों में तेजी से हुए सुधार में जिला प्रशासन की टीमों के बीच साझेदारी और लगातार जनसंपर्क कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों पर सहभागिता से समृद्धि विषय पर 1 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री कांत ने कहा कि सरकारी डेटा संचालन के इस कार्यक्रम ने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि 7 दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य हम किसी से कम नहीं की भावना के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देश के पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगरतला में धुंध छाए रहने का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जाना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए। भारत ने फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान की विशेष भूमिका को स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी एफएम केंद्र के 10 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कालीमेडू में आज तड़के बिजली का करंट लगने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त किया। म्यांमार की सैन्य अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में अपदस्थ नेता आंग सान सूची को 5 साल की सजा सुनाई। श्रीलंका में आवश्यक आयात के लिए भुगतान के लिए विश्व बैंक $60 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में मैंगलोर विश्वविद्यालय की एन मारिया ने 87 किलोग्राम भारोत्तोलन में क्लीन एंड जर्क में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।